सपनों का सफरनामा पहुंच चुका है कानपुर के बर्रा में। आज की स्टोरी ऐसे एस्पिरेंट की है जिनकी जिंदगी 2023 के बाद पूरी तरह से बदल गई। अब कितना पढ़ोगी और कितना पढ़ोगी, अब तो शादी कर देनी चाहिए। पहले पापा का जाना हुआ, उसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। पापा को पिलाया और उसके बाद फिर वो चले गए फिर वो। बेचैन रातें भारी भारी थी, जगी आंखें, हर एक में पागलपन है। ये नन्हे सपने बोझ से लदे दिमागों में पनपने की हिम्मत कर ही लेते हैं। मॉक टेस्ट में अच्छा जाता है, सब कुछ जाता है, पूरे प्रिपेयर्ड है, सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी उम्मीद रहती कि चलो हो जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे 89, बट फिर भी नहीं हो पाया। एक नंबर से लिस्ट से बाहर। और इस बार मैंने MTS का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 110 मार्क्स आए थे, बट फिर 10 नंबर कट गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जिसमें मेरे 100 नंबर रह गए। 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। तो 13 हादसे आपकी ज़िंदगी में हुए, तो 12 हादसे ऐसे थे जिस पे आपकी किस्मत ख़राब थी। जी। अच्छा, मैं ये लगा कि थोड़ा नेगेटिव चीज़ें बता रही थी, पर फिर भी चेहरे पे स्माइल है आपके। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अब तो मैंने ये सोचा है कि हार तो देखिए अब इतनी दूर आकर तो हम नहीं मानेंगे। बड़ी संघर्ष भरी कहानी रही है दीपाली जी की। चलिए बात करते हैं दीपाली से और जानते हैं उनकी संघर्ष भरी कहानी। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं? आपका नाम क्या है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मेरा नाम दीपाली तिवारी है और मैं SSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब जिसके लिए मेरे 3-4 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। तैयारी की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टिंग मैंने 2021 में ही की थी। 21 में, तो हम बोल सकते हैं 5 साल के आसपास टाइम लग गया टोटल। जी। अच्छा, तो काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो 12th के बाद से अपनी कहानी बताइए। 12th तक देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट में मुझे गिना जाता था कि काफ़ी अच्छी है। सारे टीचर्स भी काफ़ी बड़ाई, मम्मी लोग भी जाती थी। कभी आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं मिली स्कूल में। 12th तक सब कुछ अच्छा चल रहा, लेकिन जैसे ही 12th के एग्ज़ाम खत्म हुए थे, रिजल्ट भी नहीं आ पाया था। उसके बाद में असली कहानी तो तभी शुरू हो गई। उसके बाद में फिर मम्मा का हो गया था तुरंत एक्सीडेंट 10 दिन के अंदर कि 2022 में दिसंबर के टाइम पे, एक्चुअली जुलाई अगस्त के टाइम पे पापा को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि, तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कुछ होगी प्रॉब्लम, कोई गांठ वाट होगी, कुछ दिक्कत होगी, सही हो जाएगी। ऐसा मतलब बड़ा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन फिर उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ दिक्कत है, तो फिर उन्होंने वहीं पे बायोप्सी करा ली। हम लोग को बताया भी नहीं कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। पापा को कैंसर हो गया था, गांठ से वो कैंसर हो गया था पापा को। तो फिर पापा का यहाँ फॉर्च्यून हॉस्पिटल में, यहाँ पर है हराबतपुर के पास, तो वहाँ पे फॉर्च्यून हॉस्पिटल में पापा का फिर 1 साल पूरा उनका इलाज। उनके पापा के कीमो हुए थे 70,000 के, 80,000 के, ऐसे पापा के 6 कीमो हुए थे, शायद 9 कीमो हुए थे। 9 कीमो हुए थे पापा के। उसके बाद में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया कि ऑपरेशन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं और तुरंत जान भी जा सकती है। 29 दिसंबर को पापा यहाँ लेटे हुए थे। उनकी हालत, मैंने उनको 10-15 दिन से देखा नहीं था क्योंकि मैं नहीं देख पाती थी उनकी तकलीफ। तो उनका पूरा ये गाल पूरा गायब हो चुका था। जब घर में मम्मी चली गई मंदिर, भैया चला गया था छत पे, भैया छत में था और मैं थी केवल अंदर पूजा कर रही थी। तो पापा ने बहुत दिन से कुछ बात भी नहीं, मतलब आवाज़ ही नहीं निकलती, तो बोल ही नहीं पाते। जब मुँह है ही नहीं तो वो क्या ही बोलेंगे। तो फिर एकदम से उनका आवाज़ आया, मम्मी का नाम लिया उन्होंने, नीलम, और ऐसी आवाज़ ली कि मैं खुद नहीं जान पाई बोल कौन रहा है। ऐसी आवाज़ थी कि मतलब, और नाम इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अनक्लियर था, इतना ज़्यादा कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या, मतलब करहाने वाली बिल्कुल। तो मुझे लगा, फिर मुझे हल्का, जब उन्होंने 2 आवाज़ें दी तो अंदर पूजा ही कर रहे थे, तो मैं एकदम से उठी। हमने कहा कुछ तो दिक्कत है। हम यहाँ तक आए हिम्मत करके, फिर हमने कहा कि अब कोई है नहीं घर में, मुझे को जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फिर आए पापा के पास। हमने देखा, जब उनका चेहरा देखा तो हमने कहा ये हम इतने दिन से देखा नहीं है, क्या ये क्या हालत हो गई है इनकी। पूरा ये सब गायब था। और फिर उसके बाद में भैया को आवाज़ दी, भैया खैर दौड़कर आ गया छत से। फिर उसके बाद में हम मम्मी को फिर हम दौड़ के गए, मम्मी को मंदिर से लेकर आए। तो फिर मम्मी ने तुरंत कहा कि जाओ पानी गर्म कर लो थोड़ा सा। तो फिर हमने थोड़ा सा पानी गुनगुनाया और उसके बाद में मम्मी को दिया। तो मम्मी ने उसी सिरंज से थोड़ा सा पिया, उसके मतलब पापा को पिलाया और उसके बाद फिर वो चले गए। फिर डॉक्टर आया, उसने पूरा कंफर्म कर दिया कि अब नहीं है। जोड़े कहने लगे कि हम कुछ कर नहीं पाए हम, और मतलब बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना और देखना। मुश्किल टाइम रहा होगा, बहुत मुश्किल टाइम।
फिर बहुत प्रॉब्लम आई घर में, हर तरह से मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब आई कि कैसे मतलब हम लोगों ने दिन मतलब गुजारे वो हम ही लोग जानते हैं। उनका इतना इलाज चला, उसमें पैसा भी लगा होगा। 25 लाख रुपए लगा था। आपके पापा के जाने के बाद सबसे ज्यादा किस चीज की कमी आपको महसूस हुई कि पापा चले गए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो चला गया। कि सरकारी नौकरी ही क्यों? सरकारी नौकरी इसलिए क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में पापा को प्राइवेट जॉब करते हुए कि सिक्योर नहीं रहे कभी भी। पापा पहले टीचिंग भी करते थे, फिर प्राइवेट जॉब करते, कभी सिक्योर नहीं रहा है। किस्मत में मानती हैं आप? मानते हैं, क्योंकि अब पहले नहीं मानते थे, पहले मेहनत पे ज्यादा भरोसा रहता था, लेकिन अब ऐसी कुछ सिचुएशन में सब भगवान जी ने जबरदस्ती मनवा दिया कि तुम मानो। ऐसा हो गया मेरे साथ कि अब हमें मानना पड़ता है। आपकी जो जर्नी है, कितने ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आपको लगा कि यार काश यहाँ पे किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया होता तो नौकरी लग गई होती या ये काम मेरा अच्छा हो गया होता? इस बार मैंने MTS का एग्जाम दिया तो उसमें मेरे 110 मार्क्स आए थे, बट फिर 10 नंबर कट गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जिसमें मेरे 100 नंबर रह गए। और मेरे CHSL में 127 जो कि EWS की गई है कट ऑफ, तो वो भी आए थे, एग्जैक्ट 127 आए थे। तो उसमें क्या बोलते हैं कट करके फिर उसमें भी मेरे मार्क्स उन्होंने काट लिए, तो फिर मेरे भाई 120 ऐसे अराउंड कुछ रह गए, तो उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये लगा कि थोड़ा नेगेटिव चीजें बता रही थी पर फिर भी चेहरे पे स्माइल है आपकी, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। आप ओवर थिंकिंग करते हो? मुझे प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की भी है, OCD की भी प्रॉब्लम है। OCD? हाँ। अच्छा, घर में जैसे कहीं पैसे की कोई बात आती है या कुछ जिम्मेदारी की बात आती है, उस टाइम पे कैसे संभालते हो? इस बारे में तो मेरे पापा मेरे को बहुत प्राउड करते थे मेरे ऊपर। तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के उस टाइम, जब जैसे कि कोरोना का टाइम भी था, तो उस टाइम पे पापा मम्मी भैया सब लोग घर पे ही रहते थे, पापा की भी जॉब चली गई थी, तो उस टाइम सिर्फ मैं एक ट्यूशन पढ़ाती थी सुबह 7 से 9। उसमें मुझे 3000 रुपए मिलते थे, उसी से मेरा घर चलता था, उसी से सब कुछ सारा सामान आता था। बहुत बार घर में ऐसे मोमेंट आते हैं कि यार अपन को स्ट्रांग रहना पड़ता है। जैसे आप मतलब जब पापा गए तो मम्मी को संभालने के लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ा। हाँ तो सबके सामने तो ठीक है आप स्ट्रांग हो, अकेले में तो फिर अकेली वाली चीज है। बिस्तर को पता होता है, तकिए को पता होता है, ये है। भगवान जी को पता होता है, क्योंकि भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। तो मुझे जब स्टार्टिंग भोले बाबा पे बहुत बिलीव है, आज भी है, विश्वास मेरा अभी भी नहीं खत्म, लेकिन ये लगता है, कहते हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनका ठीक है अब खत्म हो गया तो अब बख्श दो। ये है। नेपाली जी, इतना सारा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारी चीजें बीच में हुई, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई एक्सपायर हुआ, फिर आपने जॉब भी की, पढ़ाई भी की, बहुत सारी चीजें हुई। मन नहीं होता छोड़ दें, खत्म करें ये सब? मेरे साथ पता है क्या है, मुझे पढ़ने में ही सुकून मिलता है। मुझे ये है कि अगर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर एक बार हम अपनी पढ़ाई कॉपी किताबें लेके बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो हम सही कर रहे हैं, बाकी हम अपना अलग कर रहे हैं। तो मेरे को कहते हैं ना कि मैदान का दर्द है वो मैदान में ही जाएगा, वो वाली चीज़ है। अगर हम आपसे बोले अपनी जर्नी को एक लाइन में बताओ तो क्या बोलोगे? जर्नी को एक लाइन में बताना है? 2 लाइन ले लो चलो। हाँ। कल को आपके ऊपर कोई बुक बन जाए तो इसका टाइटल क्या होगा? स्ट्रगल ऑफ ए प्रिंसेस। कि यदि सफलता का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं सुनता। सही बात है। तो बस यही, लेकिन हाँ आप लोग सुन रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा, शीर्षक का मतलब टाइटल होता है जिन्हें ना पता। हाँ, तो यही है कि आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो मुझे पढ़ाई ने दी है। हाँ। ये कहूँगी। तो मतलब लगता तो है काफ़ी टाइम चला गया है, बट अब ये लगता है कि करना है, अब इतनी दूर आए हैं तो अब हार नहीं मानना है। अच्छा, आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के बारे में कब पता चला? टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के बारे में मुझे तभी पता चला था जब मेरी हवलदार में सिलेक्शन, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। सिलेक्शन तो नहीं बोलूँगी, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी साथ में, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, मॉक टेस्ट के बारे में। और टेक्स्ट बुक की अगर मैं मॉक की बात करूँ तो वो काफ़ी रिलेवेंट है, और आपको बहुत कम प्राइस में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। सबसे अच्छा बात तो ये, और आपको पूरे 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, तो आप उसको अच्छे से यूज़ करें। किसी भी एग्जाम में आपको ये हर बार अलग अलग नहीं लेना पड़ता है। ये कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, ये मेरे मैथ्स वाले सर का एक है कोटेशन जो मुझे बहुत पसंद है।
तो वो ये है, मेरे पथ पर फूल बिछाकर दूर खड़े मुस्काने वाले दाता ने संबंधी पूछा तो तेरा नाम मैं पहले लूंगा। मेरी असफलताओं की चर्चा घर घर तक पहुंचाने वाले, अगर सफलता हाथ लगी तो इसका श्रेय मैं तुझे ही दूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाकी टेक्स्ट बुक की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। एक बार चाहिए खोल के देख लीजिए क्या क्या है। छोटा दे, टेक्स्ट बुक की डायरी। एक डायरी है। ओके। ओके थैंक यू सो मच। पानी की बोतल। खोलो इसको भी। हाँ खोलिए, आपका ये है। अरे वाह, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल गए। थैंक यू। एक पैर। अच्छा ओके, चलो जॉब लगेगी तो मैं इसको लेके जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, ये थी दीपाली जी की स्टोरी और बड़ा अच्छा लगता है। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे टेक्स्ट बुक को और लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमें मौका मिला ऐसी स्टोरी को कवर करने का। दीपाली की कहानी उन लोगों की कहानी है, वो कहते हैं ना कि यार कभी कभी आपका जीतना इस पे नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया, कभी कभी नीचे गिर के उठना भी एक जीत होती है। दीपाली की स्टोरी उन्हीं में से थी कि संघर्ष आज भी जारी है, लड़ाई आज भी जारी है सरकारी नौकरी के लिए। बाकी एक छोटी सी शायरी कोशिश करते हैं बोलने की हम भी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। वो कहते हैं ना कि संघर्ष भी उनको मिलता है, संघर्ष उनको चूज करता है जो उस काबिल होते हैं, जो झेल सके। तो दीपाली की स्टोरी उनमें से थी। तो सपनों का सफरनामा दीपाली जी की स्टोरी यहाँ पे विराम लेती है। हम मिलेंगे फिर एक नई जगह नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय। तुम्हारा नाम क्या है? वैभव सिंह, किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। दीदी को मोटिवेट करना चाहोगे? दीदी मोटिवेट है ही है पहले से। पहले ही से? हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं? ना ना। आओ इधर आओ, कहाँ इधर आओ। कहाँ जा रहे थे? इधर आओ। हाँ शर्मा रहे हो, इधर आओ। किस क्लास में हो? पता नहीं। पता नहीं? हाँ? तो ये नहीं पता तुम किस क्लास में हो? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। क्या पता है तुम्हें? इधर देखो शर्मा के अरे रहो। यार, पता क्या है तुम्हें? कुछ नहीं। सफर